Now, good morning to all. So, first lecture of your group 3 batch. So, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं मेरा। वैसे तो आपको मैसेज में मिला होगा, लेकिन माई सेल्फ, ठीक है, भरत प्रजापति, एंड विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर होल डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। काफी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ टैक्सेशन, ठीक है, लगभग ये 12वां साल होगा, ठीक है, 2024 में 13वां साल बैठ जाएगा, ठीक है। सो उसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला सेशन है, तो ज्यादा कोई कॉन्सेप्चुअली लोडेड टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नहीं। पहले तो थोड़ा सब्जेक्ट का ब्रीफ दूंगा कि कौन सा पेपर नंबर है, कितने परसेंटेज वेटेज उन्होंने दे रखा है। मॉड्यूल में जो वेटेज उन्होंने दे रखा है ट्रेडिशनली वो लोग फॉलो करते नहीं है, ठीक है। इस बार का भी जो फाइनल का पेपर देखा तो उसके अंदर उन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन का वेटेज बहुत ज्यादा रखा है। मतलब मेरे हिसाब से इंटरनेशनल टैक्सेशन उन्होंने 60 मार्क्स का पूछा और डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का पूछा, 40 मार्क्स का पूछा। जून 23 वाला जो अटेम्प्ट था, जो जुलाई में लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने रेशियो क्या किया था, चेंज किया। तो हम ऐसा मान के चलते कि 50% इंटरनेशनल टैक्सेशन है और 50% क्या है, डायरेक्ट टैक्स। आज इवनिंग तक आपको भी बुक मिल जाएगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन का बुक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का फिर डायरेक्ट टैक्सेशन का अभी इन प्रोसेस है, क्योंकि अमेंडमेंट्स इस बार काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए। आप सब लोगों को आइडिया होगा ही कि अमेंडमेंट्स डीटी में आते रहते हैं, ठीक है। डीटी और आईडीटी में दोनों में अमेंडमेंट्स होते हैं, तो उसमें स्पाइरल अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है। तो आपको इवनिंग तक इंटरनेशनल टैक्सेशन का मिल जाएगा और बाकी डायरेक्ट टैक्सेशन का नेक्स्ट वीक एंड तक आपको मिल जाएगा। सो कोई मैं ऐसा डिस्कशन नहीं करूंगा जो इंटर में आप करके आए हो कि टैक्सेशन इस दुनिया में क्यों आया, किस पर्पज से टैक्स लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेडिकल के लिए। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होगा। जो डिस्कशन होगा वो बेसिकली किसके बैकग्राउंड पे होगा, तो वो बैकग्राउंड ये होगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। जैसे इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी क्या है, कौन से आर्टिकल के थ्रू इनकम टैक्स और जीएसटी को इंडिया में क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो आई होप आप सब लोगों को आइडिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट में यहाँ नहीं थे, ठीक है ना, तो उनके लिए हम थोड़ा ऐसा मैं डिस्कशन ये वाला कर दूंगा कि टैक्सेशन और के अंदर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। वो वाला डिफरेंस हम नहीं पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट पता नहीं चलता है, इनडायरेक्ट पता चलता है कि टैक्स लग गया, ठीक है। तो वो वाला डिफरेंस जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको शायद काम लगेगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें पेपर का, तो पेपर नंबर कौन सा है, तो पेपर नंबर है 15, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। उसमें मैंने जैसा आपको बताया कि इन टर्म्स ऑफ वेटेज जो डिफरेंस है, ठीक है, 60%। उन्होंने ऑफिशियली बुक में कितना परसेंटेज वेटेज दिया हुआ है, ऑफिशियली 60% किसका दिया हुआ है, डायरेक्ट का, और 40% किसका दिया हुआ है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। फ्रेंड्स, हिस्टोरिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन भी डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम अलग से क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि ताकि आपका उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज्यादा अटेंशन आए, ठीक है। एंड दूसरा एक चीज ये भी होता है कि लाइक अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे जाओगे, वंस यू कंप्लीट योर सीए में, प्रैक्टिकल लेवल में आप जाते हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। यस, यस, ठीक है। और कोई है रास्ते में, ऐसा कोई है रास्ते में? देखता हूँ आज। ठीक है। सो जो डिस्कशन करना है पेपर नंबर 15, उसमें दो पार्ट है। एक जिसको हम बुलाएंगे डीटी, एंड सेकेंड जो पार्ट है वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। हम स्टार्ट इसी से करेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन से। मतलब जो सेकंड या थर्ड लेक्चर से इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है ये पार्ट तो डायरेक्ट टैक्स का ही है, ओके। तो उसको सर अलग से क्यों करते हैं, रीजन मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है।
ऑफिशियल वेटेज इसका कितने परसेंटेज का है? 60% का, ठीक है। और इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो वेटेज है वो कितना परसेंटेज है? 40%। ओके, तो 40% इंटरनेशनल टैक्सेशन है एंड 60% डायरेक्ट टैक्सेशन। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन को थोड़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एंगल से ही पढ़ना है, उसको प्रैक्टिकल एंगल से भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए कि आपने सुना तो होगा इंटरमीडिएट लेवल पे कि इंस्टीट्यूट काफी मेहनत कर रही है कि इनकम टैक्स का जो अकाउंटेंट का डेफिनेशन है, जिसमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट भी आ जाए। तो जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन टैक्सेशन का ऑडिट जो होगा वो सीए में भी कर पाएगा, ठीक है। 2024 में इलेक्शंस हैं। 2024 के इलेक्शंस के बाद मोस्ट प्रोबेबली वो लोग डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आ जाएंगे। मतलब जैसे जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया, एक्साइज और सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया, वैसे ही इनकम टैक्स को कौन रिप्लेस करेगा? डायरेक्ट टैक्स कोड रिप्लेस करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स कोड में ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटेंट भी टैक्स ऑडिट कर सकता है। तो द मोमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट कर सकता है तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है। अभी जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट होता है उसका स्कोप लिमिटेड रह जाता है कॉस्ट ऑडिट तक, स्टॉक ऑडिट तक और उसके कंप्लायंसेस तक। बट वंस आपको किसका ऑडिट मिल जाता है, टैक्स का ऑडिट मिल जाता है, तो वो आपके लिए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट का स्कोप क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है। सेकेंडली क्या होता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन को इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच से करना है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल मतलब कॉर्पोरेट में जाओगे, तो जैसे बिग फोर हो गया, ठीक है। तो बिग फोर में क्या होता है कि उनका एक ट्रांसफर प्राइसिंग डिवीजन अलग से होता है। तो एक चैप्टर आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंटरनेशनल टैक्सेशन ही हमें क्यों पढ़ना है, उसके पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है दोस्तों कॉल्ड प्रॉफिट शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट शिफ्टिंग, फिर मैं बेसिक्स में आता हूँ। प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ कॉर्पोरेट्स क्या करती है कि अपना जो टैक्सेबल प्रॉफिट इंडिया में होती है ना, उसको वो लोग कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? ऐसी कंट्री में जो टैक्स फ्री कंट्रीज होती है। कौन सी कंट्री होती है? टैक्स फ्री। या तो ऐसी कंट्रीज जहां पे इंडिया से टैक्स रेट्स क्या है? कम। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि वो जो प्रॉफिट को आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, उसको वापस इंडिया में हम क्या करें? ब्रॉड बैक करें और उसके ऊपर क्या लगाएं? टैक्सेशन लगाएं। दैट इज द मेन इंटेंट एंड द मोटिव ऑफ दिस चैप्टर। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, आपने इंटरमीडिएट लेवल पे सुना होगा कॉल्ड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन मतलब एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लगता है। मतलब एक बार उस कंट्री ने लगाया जहां से तुमने पैसा कमाया है, और एक बार उस कंट्री ने लगाया जहां पे आप उसके क्या हो? रेसिडेंट हो। से फॉर द एग्जांपल यू आर इंडियन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके, एंड आपने यूएसए से कुछ इनकम किया। तो यूएसए से आपने $5 लाख का इनकम किया, तो यूएसए गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया होगा। और फिर बाद में इंडिया में वही इनकम वापस से क्या पे करना पड़ेगा आपको? उस पर भी क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। मतलब एक ही इनकम पे कितनी बार टैक्स लगा? दो बार टैक्स लगा। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड रिलीफ, ठीक है, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको रिलीफ मिलेगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जब नया नया पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया तब दो ही चैप्टर थे, आज उसके अंदर 13 चैप्टर्स है, ठीक है। मतलब 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, तब कितने चैप्टर थे? सिर्फ दो ही चैप्टर थे। आज उसमें 13 चैप्टर्स उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए। और अभी भी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो स्कोप है वो अभी भी काफी ज्यादा अनटच रह गया है, ठीक है। और भी उसमें क्या मिलेंगे आपको? एडिशन मिलेंगे। मैं पहले भी बोल देता हूँ कि जो भी डिस्कशन होगा वो प्रैक्टिकल एंगल पे ज्यादा होगा, एकेडमिक एंगल पे कम होगा। क्योंकि हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि आप कॉर्पोरेट में जाते हो और अगर आपको बिग फोर में कोई ट्रांसफर प्राइसिंग डिवीजन में काम करना है, ठीक है, एएलपी के कैलकुलेशंस करने, एएलपी मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस के कैलकुलेशन करने, तो दिस चैप्टर डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट, ठीक है। सो ये तो बात हो गई इंटरनेशनल टैक्सेशन की, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में मैं आपको कोई फॉरेन कंट्री का लॉ नहीं पढ़ाने वाला। कुछ लोग है ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्ड सुन के ऐसा लग रहा होगा, बोले जोरदार, इस बार तो हम क्या पढ़ेंगे? कोई फॉरेन कंट्री का क्या पढ़ेंगे? लॉ पढ़ेंगे। यूएसए का टैक्स लॉ पढ़ाओ सर। किसका? अरे पहले इंडिया का तो समझ ले भाई, फिर किसका समझाऊंगा? यूएसए का। समझ में आ गया? तो हमें कोई भी लॉ, फॉरेन का लॉ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें लॉ तो इंडियन लॉ ही पढ़ना है, बट उसके अंदर भी हमें कौन सा कंपोनेंट पढ़ना पड़ेगा? इंटरनेशनल टैक्सेशन। एक चीज फ्रेंड्स आपको ये करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रुप 4 में मैंने इतना सीरियसली उस बात को नहीं इम्प्लीमेंट किया था, बट इस बार मैंने सोचा है कि उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करें।
मेरा ऑलवेज ये एम्फोसिस रहता है कि आप सेक्शंस को क्या करो, पहले समझो, लर्न करो और उसको क्या करो, याद करो। ग्रुप 4 में तो मैंने अपने एंड से बोला था कि तुम लोग सेक्शन क्या करना, याद करना। बट इस बार अपने लेक्चर में चलेगा नहीं, मतलब आपको सेक्शंस क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शंस, कुछ सेक्शंस में तो ऐसा भी होगा कि आपको सब सेक्शन भी याद रखने और उसके क्या याद रखने पड़ेंगे, क्लॉज। ठीक है ना। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं टैक्सेशन में, मतलब मान लो अच्छे मार्क्स किसको बोलते हैं, 55 अबव अगर आप जाते हो डायरेक्ट टैक्स में, तो वो मेरे हिसाब से अच्छे मार्क्स हैं। 55 अबव, 75 80 की मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, 55 अबव अगर आप जाते हो तो इट गुड मार्क्स। ठीक है, और स्पेसिफिकली किसके अंदर, डायरेक्ट टैक्सेशन। बिकॉज सब्जेक्ट लाइक डायरेक्ट टैक्सेशन, उसका लेंथ बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये तो बात की हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन की। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, फिर हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो मुझे बताना है आपको। सो डायरेक्ट टैक्सेशन में, सर ये तो हम इंटर में पढ़ के आए हैं। तो जो इंटर में पढ़ के आया वो यहाँ पे कोई काम लगने वाला नहीं है। ठीक है, वो इंटर तक था, वो कंप्लीट हो गया। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में कौन से चैप्टर्स और कौन सी चीजें हमें करनी होगी। तभी क्या होता है कि अगर हम बात करें तो एक तो होता है दोस्तों कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वाला पार्ट। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वाले पार्ट में दोस्तों टोटल 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 8। जैसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपने सारे इंटरमीडिएट लेवल पे किए हैं। ठीक है, जैसे कौन सा, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीवीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, आईएफआरएस हो गया। ये 5 हेड हो गए। फिर 3 एडजस्टमेंट और आते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम याद है ना, थोड़ा बहुत क्लबिंग, थोड़ा बहुत भी याद होगा तो चलेगा, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। क्लबिंग ऑफ इनकम, फिर क्या, सेट ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, ये सारे 3 एडजस्टमेंट और हो गए। तो एक हो गया कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट। अभी कंप्यूटेशन एस्पेक्ट पे आपको 2 ही चैप्टर करने हैं। ठीक है, एक तो आपको करना पड़ेगा कौन सा, पीजीबीपी, और एक आपको करना पड़ेगा क्या, कैपिटल। बट ये जो पीजीबीपी और कैपिटल गेन होगा, इसमें लेवल हमें क्या रखना पड़ेगा, एडवांस। ओके, इंटरमीडिएट में जो लेवल था और यहाँ पे लेवल है, उसमें बहुत डिफरेंस है। हम जो पीजीबीपी और कैपिटल गेन पढ़ेंगे वो कौन से एंगल से पढ़ेंगे, आपने इंटरमीडिएट लेवल पे जो पीजीबीपी और कैपिटल गेन पढ़ा था वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा था। यहाँ पे हमें किसके लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, कॉर्पोरेट के लेवल पे। जैसे कि क्या, कि मान लो अमालगमेशन हो गया 2 कंपनी का, तो उसके अंदर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह की रहेगी। डीमर्जर हो गया, या एलएलपी, मतलब एक कंपनी था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको हमने एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। या फिर स्लम सेल हो गया, स्लम सेल तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे देखा था। ठीक है, तो ये सारे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाले जो केसेस हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे कैपिटल गेन। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं आपको इंडेक्सेशन बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय क्या करो, इंडेक्सेशन करो। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा लेवल डिफरेंट है। इवन पीजीबीपी में भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिस्कशन करना है वो कॉर्पोरेट लेवल का। तो ये पहला पार्ट हो गया, कौन सा वाला पार्ट हो गया, कंप्यूटेशनल पार्ट। दूसरा पार्ट आता है दोस्तों असेसमेंट ऑफ व्हाट, वेरियस एंटिटीज। ठीक है, वेरियस एंटिटीज मतलब क्या होता है कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे टैक्स पेयर्स के अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो कौन कौन हो सकता है। जैसे एक तो होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट, मतलब इसको हम, किसका कैलकुलेशन, कंपनी का। इसका दोस्तों 16 नहीं, इसका 14 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है। फिक्स मतलब कंफर्म, गारंटीड है। ठीक है ना, क्या आता ही है, ये आएगा ही। ठीक है ना, किसका बोल रहा हूं मैं, असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट्स का। हाँ, उसमें पूछा तो आपको क्या होगा, उसमें उन्होंने पूछा तो क्या होगा आपको, पीजीबीपी ही पूछा होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अभी यार कॉर्पोरेट करेगी क्या, कॉर्पोरेट कौन सी इनकम करेगी, बिजनेस इनकम ही करेगी। इंटरमीडिएट लेवल पे मैंने बहुत ऐसा इंसिस्ट किया था कि पीजीबीपी में आप लोग ज्यादा ध्यान देते, पर तुमने ध्यान दिया हाउस प्रॉपर्टी में। मैंने बहुत इंसिस्ट किया था कि आप पीजीबीपी में क्या देना, ज्यादा ध्यान देना। समझ में आ गया। बट अभी पीजीबीपी में ध्यान देने इसलिए बोला था क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको ऐसे क्लाइंट्स ही मिलेंगे जो कौन से क्लाइंट्स होते हैं, ज्यादातर बिजनेस क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है,
तो एक तो हो गया कॉर्पोरेट, दूसरा आता है दोस्तों कॉल्ड ट्रस्ट, ठीक है, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट मतलब क्या होगा, फिर मैं फाइल शेयर कर दूंगा जस्ट इन केस अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। ट्रस्ट मतलब क्या हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट कैसे होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। आपने इंटरमीडिएट लेवल पे सुना होगा शायद, इंटरमीडिएट लेवल में भी आईडीटी में ग्रुप 4 वालों को पता होगा, आईडीटी में पता है एक एग्जाम्पशन मिलता है, सेक्शन 12AA का लाइसेंस होता है तो ही आपको क्या मिलता है, एग्जाम्पशन। 12AA या तो AB का लाइसेंस होगा तो ही आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन। देन लास्ट में आता है दोस्तों कौन सा, तीन ही असेसमेंट हमें करने हैं, वो है कौन सा, एक आएगा कौन सा, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ये तीन असेसमेंट्स, पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर फर्म हो गया एंड देन पार्टनर्स हो गया, दोनों का हमें क्या करना, असेसमेंट, ठीक है। इसमें से फिक्स आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, 14, और अगर आपका मान लो लक अच्छा रहा तो 7 मार्क्स का आप और ले लो तो 21 मार्क्स का ये क्या है, वेटेज आ सकता है। थर्ड, यहां से मेरे हिसाब से फाइनल लेवल स्टार्ट होता है। तो एक आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या, कि अगर आपने इनकम टैक्स में कोई चोरी की है तो उसका आपको क्या आएगा, नोटिस आएगा, ठीक है। तो वो स्टार्ट होता है दोस्तों सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 245 तक, इतने सेक्शन से इनकम टैक्स के, सारे नहीं याद रखने, ठीक है, बीच में बहुत सारे पैचेस है जो आपको इग्नोर करने हैं। फिर आता है दोस्तों कौन सा वाला पार्ट, तो वो आता है कौन सा, अपील, अपील्स एंड व्हाट, रिवीजन वाला पार्ट। जो लोग ग्रुप 4 में जाके आए उनको पता होगा अपील्स एंड रिवीजन क्या होता है, वो आता है, वो आता है दोस्तों 246 से लेकर कहाँ तक, 264 तक। उसके बाद आता है दोस्तों इनकम टैक्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जो पेनल्टीज वगैरह होती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। पेनल्टी 2 मार्क्स का आता है, मैं पूरी पेनल्टी चैप्टर बढ़ा देता हूँ, फिर बाद में स्टूडेंट को बोलता हूँ इसको इग्नोर करना, क्यों, क्योंकि यार बहुत सारी पेनल्टीज हैं और वो सारी पेनल्टीज याद रखोगे तो कितना मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स। तो इतनी एनर्जी अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में डाइवर्ट करोगे तो वहां पे वेटेज कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स। मतलब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है उसको मैं बोलता हूँ कि आप इसको एक बार सिर्फ पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि वो आता 2-5 मार्क्स। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, अगर याद है तो कुछ लोगों को याद होगा कुछ लोगों को नहीं होगा, एसएफटी सुना है आपने, एसएफटी, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऐसा सुना है आपने कहीं, नहीं सुना। मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है, न्यूली इंसर्टेड कॉन्सेप्ट है, एसएफटी, दैट इज अ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अभी एसएफटी होता है कौन, क्या होता क्या है वो समझना। जैसे मान लो बैंक हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, देन क्या हो गया, क्या हो गया, शेयर ब्रोकर, ऐसी बहुत सारी अलग अलग लिस्ट है, ठीक है। इन लोगों को गवर्नमेंट ने एसएफटी की कैटेगरी में डाला हुआ है। जैसे मान लो कोई टैक्स पेयर बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करवाता है, या कोई टैक्स पेयर म्यूचुअल फंड्स लेता है, या कोई टैक्स पेयर क्या लेता है, शेयर्स लेता है, या तो फिर कोई टैक्स पेयर, मतलब इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई टैक्स पेयर ने जाके कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बात गवर्नमेंट को कैसे मालूम चलेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगी कि इसने पैसा भरवाया बैंक में, या इतने म्यूचुअल फंड इसने लिए। तो ये सब लोगों को एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एआईएस बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, ध्यान से सुनना। एआईएस, आपने जो लोग आईटीआर वगैरह फाइल करते होंगे उनको पता होगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। तो ये लोग आपका जितना भी अमाउंट है ना वो किसको डिस्क्लोज कर देते हैं, सीबीडीटी। और वो जो डेटा वो लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे आपको नोटिस क्या होती है, जनरेट होता है। पूरा एआई मॉड्यूल उन्होंने लगा रखा है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी 2-5 मार्क्स में वो लोग पूछ लेते हैं। तो मान लो कि तुमने बैंक में 10 लाख रुपए कैश भरवाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक वाला इन्फॉर्म कर देगा ना, किसको इन्फॉर्म कर देगा, सीबीडीटी। और अगर बैंक वाला इन्फॉर्म नहीं करता ना तो सीबीडीटी बैंक वाले पे पेनल्टी मारता है, बोले तू हमको बता के तेरे जितने भी अकाउंट होल्डर है उन सबका हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए।
आई विल नॉट गो इनटू द एकेडमिक्स मच, आई विल गो इनटू द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसके अंदर तुम अगर साथ दोगे तो ज्यादा जा पाएंगे। फिर तुमको ऐसा है कि सर सम वम करवा दो, हम देख लें हमारे हिसाब से, वो बाद में नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, AIS SFT ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम लगेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये दो पार्ट में आपका सब्जेक्ट चलेगा। पहला जो चलेगा वो कौन सा होगा? इंटरनेशनल टैक्सेशन का। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स। तो पहला जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? इंटरनेशनल टैक्सेशन। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आज तो कुछ स्टार्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, आज जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ बेसिक्स का ही डिस्कशन होगा। और कुछ टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, वो 2-3 लेक्चर तक चलेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। आप सब लोगों का एग्जाम जून 24 में है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि बैच उसका ही है। जून 25 का मैंने अभी थोड़ी पढ़ा सकता। जून 25 का तो जब फाइनेंस एक्ट आएगा तब पढ़ाऊंगा ना भाई। समझ में आ गया? तो जून 24 में तुम्हारा अटेम्प्ट है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कुछ लोगों का नहीं, बट तुम मान लोगे है। समझ में आ गया तो बेटर रहेगा। ठीक है, जून 24 में तुम्हारा अटेम्प्ट है, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है। ठीक है, कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट 2023। ठीक है, कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2023। सर हम तो फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ के आए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फाइनेंस एक्ट आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा? 2023। तो फाइनेंस एक्ट 2023 जो पढ़ना है, अभी आप सब लोगों को पता है कि जून 24 में फाइनेंस एक्ट 2023 इसलिए एप्लीकेबल होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे फाइनेंस एक्ट होता है वो पहले किस फॉर्म में होता है? तो वो किस फॉर्म में होता है? फाइनेंस बिल के फॉर्म में होता है। फाइनेंस बिल आप सब लोगों को आइडिया होगा कि वो कब आता है, तो वो ऑलवेज कौन से डे पे आता है? 1 फेब। मतलब फाइनेंस बिल का प्रपोजल कब आ जाता है, तो वो ऑलवेज कौन से डे पे आता है? तो वो आता है 1 फेब पे आता है। तो ऑब्वियस है फाइनेंस बिल 2023 कौन से दिन पे आया होगा? 1 फेब 2023 को आया होगा। और वो एप्लीकेबल कब से होता है दोस्तों? विथ इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? तो वो होगा 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर कब खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर? कब खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024। मतलब आपकी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 23-24। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 24-20। ठीक है, तो सर क्यों फाइनेंस एक्ट 24 नहीं? किसी स्टूडेंट को ऐसा डाउट हो सकता है। फाइनेंस एक्ट 2024 बेटा अभी तक आया ही नहीं, तो जो आया ही नहीं वो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ आपको? क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2024 कब आएगा? और आपने ये भी तो पढ़ा ही होगा ना, फाइनेंस बिल, जैसे आपको पता है कि फाइनेंस बिल ऑलवेज कब आता है? 1 फरवरी को आता है। ऑलवेज 1 फरवरी को आता है। बट इसका एक एक्सेप्शन भी होता है। क्या एक्सेप्शन क्या होता है? समझना और सुनना ध्यान से। उसका एक्सेप्शन ये होता है कि जिस ईयर में दोस्तों क्या होता है, जिस ईयर में क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन वाला ईयर जो होता है ना, उसका फाइनेंस बिल कब आता है? तो उसका फाइनेंस बिल कब आता है? तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक बार क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सरकार बन जाती है, उसके बाद फाइनेंस बिल आता है। तो अभी 2024 में ऐसा बोल सकता हूँ, एग्जैक्टली वही वाला ईयर है ना। तो 2024 में इलेक्शन है ना, सबको पता है। तो अभी उसका फाइनेंस बिल कब आएगा? फरवरी में आएगा। कि फिर सरकार बन जाएगी उसके बाद आएगी? सरकार बनेगी उसके बाद। उसके पीछे का कारण आपको भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो अभी आप भी पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव हो चुके होंगे, थोड़ा जानकारी आप भी रखते होंगे। अगर फाइनेंस बिल में अभी ला दूंगा फरवरी में, तो गवर्नमेंट ऐसा फाइनेंस बिल लगाएगी जो पॉलिटिकली उसको क्या करे? बेनिफिट दे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया है कि अभी मत लाओ, कब लाना? एक बार सरकार बना दो उसके बाद लाओ। तो मेरे हिसाब से तो आपको पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन स्किप करना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 24 पढ़ने के लिए। क्यों?
तुम्हारा अटेम्प्ट कब है? जून 24, और इलेक्शन भी तभी खत्म होगा, तो फाइनेंस बिल आएगा कब? बाद में ही आएगा ना। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, अपने दिसंबर वाले में पढ़ेंगे ऐसा। सो देखो, प्रैक्टिकली फाइनेंस एक्ट पढ़ना अलग होता है और एकेडमिक्स के लिए फाइनेंस एक्ट पढ़ना अलग होता है। प्रैक्टिकली आप जो पढ़ते हो वो हो सकता है कि फाइनेंस एक्ट अलग हो, बट एकेडमिकली कौन सा फाइनेंस एक्ट आपको पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2023। तो पहले तो है ना, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट है कि सर ये ईयर कैसे आया, तो वो मुझे पूछ लेना। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि तुम फाइनल में नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें रॉ आइडिया है ऐसा मैं मान के चलूंगा, बट ये बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये? फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 23-24, और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 24-25, विच इज रेलेवेंट फॉर योर जून 24 एग्जामिनेशन। समझ में आ गया? ठीक है, सो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया नाउ? तो ये तो हमने बात की फाइनेंस बिल की, कि फाइनेंस बिल कब आता है, तो वो ऑलवेज कब आता है? कब आएगा बताइए दोस्तों? वो ऑलवेज कब आएगा दोस्तों? फर्स्ट फेब को आएगा। लेकिन अगर इलेक्शन वाला ईयर हुआ तो कब आएगा? तो इलेक्शन वाले ईयर में तब नहीं आएगा, वो कब आएगा? बाद में आएगा। बाद में कब आएगा? एक बार सरकार बन जाएगी उसके बाद। डन? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को आर्टिकल नंबर मालूम है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू टैक्सेस लिए जाते हैं? तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर कौन सा है दोस्तों? 265। ठीक है ना? सुनना, आर्टिकल नंबर 265 में ये लिखा हुआ है दैट नो टैक्सेस इन इंडिया, नो टैक्सेस इन इंडिया, ओके, नो टैक्सेस इन इंडिया levy and collected without authority of law। मतलब इंडिया में कोई भी टैक्स लेना है तो किसकी ऑथोरिटी के बिना आप नहीं ले सकते हो? विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? 260। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, इनकम टैक्स लिखा है कि टैक्स लिखा है? टैक्स। इनकम टैक्स टैक्स का पार्ट है, टैक्सेशन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, अदर टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्स होते हैं, टोल टैक्स हो गया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। हम उसमें से कौन सा पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। तो कोई भी टैक्स लगाना है तो किसके बिना नहीं लग सकता? विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? लॉ। तो मुझे कोई बता सकता है लॉ कौन होता है, क्या होता है, कैसे बनता है? कौन से बताओ, लॉ कैसे बनता है बताओ, थोड़ा बहुत आप भी ज्ञान डालो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। अभी है ना, जैसे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो शायद, तीन ऑथोरिटीज होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं कौन सी ऑथोरिटी? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है? तो लेजिस्लेटिव मतलब एक तो कौन हो गया? पार्लियामेंट हो गया, और एक क्या हो गया? असेंबली हो गया। पार्लियामेंट कौन से लेवल पे होता है? सेंट्रल। और ये कौन से लेवल पे होता है? स्टेट। ठीक है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कौन सा अथॉरिटी हो गया? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंडिया में दो तरीके की है, एक जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? जुडिशरी अथॉरिटी। जुडिशरी मतलब कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया, एंड कौन हो गया? हाई कोर्ट, एंड कौन हो गया? अदर कोर्ट्स हो गए। ये तीन अथॉरिटीज हो गई। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का रोल क्या है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का रोल ये है कि ये लॉ को क्या करते हैं? ये लॉ को क्या करते हैं? ड्राफ्ट करते हैं।
मतलब लॉ को ड्राफ्ट कौन करेगा? पार्लियामेंट ड्राफ्ट करेगा कि गवर्नमेंट ड्राफ्ट करेगा? गवर्नमेंट। और जो ड्राफ्ट किया हुआ लॉ है वो किसके सामने जाके प्रपोज करना पड़ेगा? वो किसके सामने जाके प्रपोज करना पड़ेगा? पार्लियामेंट के सामने। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हो तो किसके सामने जाके प्रपोज करना पड़ेगा? असेंबली के सामने। तो मान लो गुजरात में कोई लॉ बनाना है, या राजस्थान में बनाना है, या एमपी में बनाना है, या फिर असम में बनाना है, तमिलनाडु में बनाना है, तो वो कहाँ पे जाके प्रपोज करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में जाके करूंगा कि असेंबली में जाके? बट मान लो पूरे इंडिया में कोई कानून बनाना है तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट। तभी आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि फाइनेंस बिल ड्राफ्ट कौन करता है? फाइनेंस बिल कौन ड्राफ्ट करेगा? इनकम टैक्स स्टेट लेवल का है कि पूरे इंडिया लेवल का है? इंडिया। तो फाइनेंस बिल ड्राफ्ट कौन करेगा दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसको प्रपोज कहाँ किया जाएगा? तो निर्मला जी कहाँ आते हैं? मैडम जी आते कहाँ है? पार्लियामेंट में आते हैं ना। पार्लियामेंट में आके बोलते हैं कि हम ये चेंजेस करने वाले हैं। कि निर्मला जी अपने ऑफिस से बोल देते हैं कि कल से इतना टैक्स लग जाएगा, तुम तुम्हारा देख लो, हम हमारा देख लेंगे। ऐसा होता है। हम्म। तो आर्टिकल 265 जो हिंदी में बोलते हैं ना, अनुच्छेद 265, उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी कानून आप बनाते हो स्पेसिफिकली टैक्सेशन का, तो वो किसकी अथॉरिटी के बिना नहीं बन सकता? लॉ की अथॉरिटी के बिना नहीं बन सकता। तो लॉ मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि तुम ड्राफ्ट करके लाओ, और उसको अप्रूव करने का काम किसका होगा? तो ड्राफ्ट किसने किया होता है दोस्तों? तो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने किया होता है। और उसको अप्रूव कौन करता है? तो वो कौन करेगा दोस्तों? तो वो करेगा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। आ रहा है तुमको समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, सो ये तुम लोग ध्यान रखो। डन? क्लियर हो गया? ठीक है। तो बताओ, अभी मान लो कि स्टेट लेवल पे कोई लॉ बनाना है, तो कौन कौन सी अथॉरिटी होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगा कि सेंट्रल? स्टेट। और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन सी होगी? पार्लियामेंट होगा कि असेंबली होगा? असेंबली। इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है। यूनियन टेरिटरीज के पास असेंबली होती है क्या? ऐसे दो यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास खुद की असेंबली है। एक है दोस्तों कौन सी? दिल्ली, जिनके मुख्यमंत्री जी हैं। और एक है पुडुचेरी, जिसका नाम पहले पौंडीचेरी था। ठीक है, और थोड़ा अभी नाम उसका बदल दिया है। क्या कर दिया है? पुडुचेरी। तो यूनियन टेरिटरीज विथ असेंबली, ऐसी दो यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास खुद का असेंबली है। तो सर इसे क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहता हूँ, वहां पे उस यूनियन टेरिटरीज में जाओगे ना, तो वहां पे यूटी जीएसटी नहीं लगता, वहां पे लगता क्या है? एस जीएसटी लगता। समझ में आएगा? और यूनियन टेरिटरीज विथ असेंबली के पास लिमिटेड पावर्स होते हैं। स्टेट असेंबली जितने पावर नहीं होते। कभी ध्यान डाला है आपने कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास सारे पावर्स नहीं है, कुछ लिमिटेड पावर्स ही होते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वो सब कुछ उनके अंडर में आता है। बाकी सब किसके अंडर में जाता है? एलजी के अंडर। किसके अंडर में जाता है? एलजी, जो उसका गवर्नर होता है ना, उसके अंडर में जाता है। तो आपने सुना ही होगा ना कि हमेशा एक दिक्कत सी रहती है उनको, कि वो दिल्ली पुलिस को हमेशा क्या करते हैं? उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अंडर में नहीं आता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो जुडिशियरी का काम क्या होता है सर? एग्जीक्यूटिव का काम लॉ बनाना है, ड्राफ्ट करना है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ को अप्रूव करना है। तो जुडिशियरी का काम क्या है? जुडिशियरी का काम ये है कि अगर मान लो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो आप किसको अपील कर सकते हो? जुडिशियरी को आप अपील कर सकते हो। मतलब आप याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हो ना कि ये जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना रिएक्शन देगा। रिएक्शन मतलब अपना फैसला सुनाएगा। ठीक है, ओपिनियन नहीं दे रहा है। तो कौन सा आर्टिकल याद रखना? 265। फिर आर्टिकल 265 के बाद एक मेन आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 246। तो आर्टिकल 246 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिसको हम रिपब्लिक डे पे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी हो गई। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? कभी छुट्टी मनाते तो उसके पीछे का रीजन भी जान लिया। उसके पीछे का रीजन ये है कि उस दिन क्या लिखा गया था? मतलब लिखा तो पहले गया था, पर उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? इम्प्लीमेंट। तो
तो अभी देखो, इंडिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है जहां पे इट इज यूनाइटेड बाय स्टेट्स, ठीक है, फेडरल कंट्री। तो स्टेट का अपना अपना एक मेथड होता है, सेंट्रल का अपना एक मेथड होता है। तो जब देश आजाद हुआ तो कुछ स्टेट्स हमारे अंडर में नहीं थे, तो उनको हमने हमारे अंडर में लाने के लिए कुछ हमने उनको प्रोमिस किए थे। काफी सारे स्टेट्स ऐसे थे आफ्टर पार्टीशन के बाद, अगर मैं बात करूं तो स्टेट को अपना रेवेन्यू देखना था, सेंट्रल को अपना रेवेन्यू देखना था। तो अभी उन्होंने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कमिटी थी उन्होंने ऐसा बोला कि हमें कुछ टैक्सेस किसको पास ऑन करने पड़ेंगे, स्टेट को पास ऑन करने पड़ेंगे, और कुछ टैक्सेस हमें किसको पास ऑन करने पड़ेंगे, सेंट्रल को। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कुछ टैक्स कौन लेगा, स्टेट लेगा, और कुछ टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना। मान लो कि तुम स्टेट वाले हो, तुम सेंट्रल वाले हो, ठीक है ना? तो अभी क्या होगा, अगर मैं इसको ही राइट दे दूंगा सेंट्रल वाले को, तो तुम लोगों को हर साल क्या करना पड़ेगा, कटोरी लेके जाना पड़ेगा इनके सामने, बोले सर कुछ पैसा ऐसा डाल दो, हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, सब्सिडीज वगैरह देनी होती है। वो पावर सेक्टर वाला खड़ा हो जाता है, वो किसान को जो 10 रुपए यूनिट वाला जो इलेक्ट्रिसिटी था वो 4 रुपए में दिया, तो 6 रुपए का फंडिंग देना पड़ेगा ना उसको। तो वो तो आ जाता है, हर महीने खड़ा हो जाता है, बोले पैसा निकालो, नहीं तो तुम्हारा लाइट कट कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में लाइट नहीं है तो फिर वो एग्रीकल्चर में कैसे आएगा? तुम समझ रहे हो? तो स्टेट को अपना रेवेन्यू देखना होता है कि नहीं देखना? और सेंट्रल वाला मतलब सारे राइट्स में स्टेट को तो दे ही नहीं सकता था, ठीक है, इसलिए उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, थोड़ा बहुत अगर आप याद कर सको, ठीक है, मैं बताऊंगा सब कुछ, हाँ, पर आपको बार बार याद करवाऊंगा। आर्टिकल 246 में दोस्तों एक शेड्यूल है, कौन सा नंबर का शेड्यूल है, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7, उसके अंदर उन्होंने लिस्ट बना दी, क्या बना दी, लिस्ट। 3 लिस्ट उन्होंने बनाई, लिस्ट 1 जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात की है, लिस्ट 2 जिसमें उन्होंने बात की है स्टेट गवर्नमेंट की, एंड लिस्ट 3 जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो समझना, अगर हम बात करें किसका, लिस्ट 1 का, देन हम बात करें किसका, लिस्ट 2, एंड उन्होंने बनाया है किसका, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में उन्होंने किसका बात किया है, सेंट्रल, मतलब ये कौन सा लेवी होगा, यूनियन। ये किसका कहा है, स्टेट। एंड लास्ट में क्या कहा गया है, तो कॉन्करेंट। मतलब लिस्ट 1 में कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी दोस्तों, लिस्ट 1 में कौन सा गवर्नमेंट टैक्स लेगा, सेंट्रल। लिस्ट 2 में कौन लेगा, स्टेट। तो लिस्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस को क्या करेगी, चार्ज करेगी। टोटल 97 एंट्रीज है, कितनी एंट्रीज है, लिस्ट 1 में 97 अलग अलग तरीके के टैक्सेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एंड वन ऑफ द एंट्री इज द इनकम टैक्स। तो हम जो पढ़ रहे हैं, आपका पेपर नंबर 15 जो है वो आर्टिकल के कौन से रेफरेंस में पढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई पूछता है तो लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर कौन सा है दोस्तों, तो लिस्ट नंबर कौन सा है, 1। आर्टिकल शेड्यूल नंबर कौन सा है, 7। आर्टिकल कौन सा है, 246, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की क्या दे रखी है दोस्तों, एंट्रीज दे रखी है, और उसमें इनकम टैक्स इज वन ऑफ द एंट्री, ठीक है। थोड़ा मैं जीएसटी में जाता हूं। अभी आप समझिए कि 246 है ना, 246 वो सिंगल मॉडल अप्रोच है। सिंगल मॉडल अप्रोच मतलब क्या, या तो सेंट्रल या तो स्टेट, या तो सेंट्रल लेगा या तो कौन लेगा, स्टेट लेगा। दोनों एक साथ मिलके कभी टैक्स नहीं ले पाए। मतलब या तो उन्होंने बोला कि तुम ले लो टैक्स, सेंट्रल को बोला, या तो स्टेट को बोला तुम ले लो टैक्स, और वो चॉइस नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि किस पे कौन लेगा। लेकिन जीएसटी में आपने सुना ही होगा कि जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में आधा कौन लेके जाता है दोस्तों, स्टेट, और आधा कौन लेके जाता है, सेंट्रल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा क्यों हुआ हो, इसके पीछे का एक कारण ये था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो पुराना मॉडल था उसमें एक्साइज था, सर्विस टैक्स था और वैट था मेजरली। तो एक्साइज और सर्विस टैक्स सेंट्रल लेता था, वैट कौन लेता था, स्टेट। तो अभी उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आर्टिकल 246 अकोमोडेट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वहां पे तो लिखा हुआ है ना कि या तो स्टेट लेगा या तो कौन लेगा, सेंट्रल। इसलिए उन्होंने जीएसटी के लिए एक अलग आर्टिकल बना दिया, ठीक है,
वो आर्टिकल उन्होंने बनाया कौन सा, तो वो बनाया आर्टिकल नंबर 246A। आर्टिकल 246A पता है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया होगा, ग्रुप फॉल वाले बताए। 101 आर्टिकल किया था उन्होंने 101 कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ना दोस्तों, कभी टाइम मिला ना तो पूरा पार्लियामेंट का प्रोसीजर समझा दूंगा कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है तो कितनी मेजोरिटी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब पता है, एक तो होता है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो लॉ है उसको अमेंडमेंट करना, और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी को अमेंड करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए उन्होंने कौन से नंबर का अमेंडमेंट किया, बोलते हैं ना इसके लिए 101। अभी शायद 118वां या 119वां हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उन्होंने किया था 16 सितंबर 2016 को, और 1 जुलाई 2017 से इंडिया में क्या लगा, जीएसटी, और 8 जुलाई से सॉरी का लगा जम्मू एंड कश्मीर। और कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट आर्टिकल 246A के थ्रू उसको इंसर्ट किया। समझ में आ गया? ये जीपीएससी यूपीएससी में पूछते हैं 101 नंबर का जो अनुच्छेद है वो कौन से पर्पस के लिए किया गया था। मैं पूरा तो हिंदी नहीं बोल पाऊंगा। कौन सा वाला? आर्टिकल 246। तुमको समझ आया ये क्यों किया होगा? उनको मस्ती सूझी होगी, बोले क्या करें, फ्री बैठे तो यही कर लेते हैं। ऐसा रीजन ये था दोस्तों कि 246A इसलिए लाना पड़ा क्योंकि 246 का कैसा स्टांस है, वो दोनों में से एक को ही अकोमोडेट कर सकता है, या तो सेंट्रल या तो स्टेट। बट 246A किसको अकोमोडेट करेगा? दोनों। फिर बाद में उन्होंने जीएसटी काउंसिल बनाया, उसके लिए भी आर्टिकल है। क्लियर? ठीक है, सो ध्यान रखें। सो अपने आते हैं 246। ठीक है, आर्टिकल 246 की बात कर रहे थे हम, उसमें कौन सी लिस्ट बात कर रहे थे? लिस्ट 1। ठीक है, उसके अंदर मैंने कितनी एंट्रीज बताई, टोटल कितनी एंट्रीज है? टोटल कितनी एंट्रीज है दोस्तों? 97 एंट्रीज है। उसमें से ये आ सकता है एग्जाम में एमसीक्यू में, एंट्री नंबर कौन सा है? 82। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है दैट इज अ टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब हम कौन सी इनकम पे टैक्स लगाएंगे? सारी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, बट किसको छोड़ देंगे? एग्रीकल्चर। क्यों एग्रीकल्चर इनकम को क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के लिए लिस्ट नंबर 2 पहले से है। तो लिस्ट नंबर 2 किसका है ये तुमको नहीं मालूम होगा, ये किसका है? स्टेट का। तो एग्रीकल्चर इनकम पे कौन सी सरकार टैक्स लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। वो बात अलग है कि ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है, बट किसके पास राइट है? स्टेट गवर्नमेंट। पूरा फ्लो समझ में आ गया? तो इनकम टैक्स का बर्थ डेट मालूम है तुमको? बर्थ डेट मतलब उसका होता है ना जेनेसिस। एंट्री नंबर कौन सा? एंट्री नंबर कौन सा? 82। लिस्ट नंबर कौन सा? 1। शेड्यूल नंबर कौन सा है? 7। आर्टिकल कौन सा है? 246 इन रेफरेंस टू आर्टिकल 265। क्लियर हो गया ना? ठीक है, वैसे ही कस्टम्स भी आता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो भी किसका पार्ट है? वो भी यूनियन लेवी का ही पार्ट है, तो कस्टम्स आता है। एंट्री नंबर 82, 83 एंड 84 ये आपके सिलेबस में पहले हुआ करते थे, बट उसके बाद एक्साइज निकल चुका है तो उसका एंट्री अभी नहीं। क्लियर हो गया ना? आ गया तुमको समझ? तो ये ध्यान रखना। सो अभी एंट्री नंबर 82 के अंदर जो एक्ट हमें पढ़ना है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्लस हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है? प्लस हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2013। ये दोनों सॉरी 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 माय मिस्टेक, 2023। ये दोनों एक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फाइनेंस एक्ट 2023। ये दोनों एक्ट हम पढ़ेंगे। ओके, अभी ये इसमें जाने से पहले आप सब लोगों को आइडिया होगा ही कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो सिर्फ कंप्यूटेशन मेथड देता है। कंप्यूटेशन मतलब उसमें आपको ये बताया होगा कि इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से डिडक्शन वगैरह क्लेम करना है, ये सब कुछ आपको इनकम टैक्स एक्ट में बताया होगा। बट जो टैक्स रेट्स होंगे वो टैक्स रेट्स कौन से एक्ट में बताए होंगे? वो इनकम टैक्स में बताए होंगे कि फाइनेंस एक्ट में बताए होंगे? फाइनेंस। समझ में आ गया ना? तो कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट किस पे होगा?
इनकम टैक्स और फाइनेंस एक्ट होगा 2023। जैसे जैसे कोई अमेंडमेंट्स आएगा तो वो मैं बताते जाऊंगा कि ये अमेंडमेंट हुआ है। कुछ जगहों पे क्या होता है, आप सेक्शन पहली बार ही पढ़ रहे हो तो वो तो आपके लिए अमेंडमेंट ही है, समझ में आ गया। बट मान लो कि उसको अलग से इसलिए पढ़ना होता है ताकि आपको आइडिया रहे कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि समझिए दोस्तों, अभी जो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 30 मार्क्स का क्या आता है, एमसीक्यू, और 70 मार्क्स का क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव। तो जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं ना, चाहे डीटी हो और आईडीटी हो, अगर 30 में से अगर आपको 26 या 28 भी स्कोर करना है, 25 नहीं हो सकता क्योंकि 2 मार्क का। तो अगर आपको 24 या उससे अबव जाना है, 12-13 एमसीक्यू अगर आपको राइट करना है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब आपने अमेंडमेंट बहुत अच्छे से समझे हैं और उसको, उसका पर्पस समझा है कि ये किस पर्पस से हुआ था। एंड आई बेट कि अगर आपने उसको अच्छे से किया है तो ही आप उसको क्या कर पाओगे, सॉल्व। बाकी फिर क्या होगा पता है, कॉर्नरिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिस दिन डीटी में कॉर्नरिंग होता है ना, उस दिन उस टाइम पे सुनामी आ जाता है फिर, ठीक है ना। क्योंकि बाद में क्या होता है, वो जो पासिंग रेशियो होता है ना, वो एकदम से क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोलना चाहूँ। और दूसरा क्या है पता है कि 2019 के बाद, 2019 मतलब 2019 का फाइनेंस एक्ट आया, वो लास्ट एक्ट था जिसमें मेजर अमेंडमेंट थे। 2020, 2021, 2022, ये 3 साल दोस्तों पूरा ड्रॉट रहा। ड्रॉट मतलब पूरा सूखा रहा है अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट इतने ज्यादा हुए नहीं। बट 2000 जो अभी जो फाइनेंस एक्ट है 2023 वाला, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स है आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2019। मतलब 2022 के अमेंडमेंट्स इतने नहीं थे, 2023 के फाइनेंस एक्ट के जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फाइनेंस। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हमें अमेंडमेंट के लिए 5-6 लेक्चर रखने पड़ेंगे अलग से। नॉर्मली एक लेक्चर में हो जाता था अभी तक तो, बट अमेंडमेंट के लिए ही 4-5 लेक्चर आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे कि ये अमेंडमेंट हुआ है। इवन इफ आपने पहले पढ़ा होगा, बोले सर ये हमने तो पढ़ा हुआ है, आप वापस क्यों बता रहे। इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो अमेंडमेंट के ऊपर आपका ध्यान थोड़ा क्या हो, ज्यादा जाए। डन। कहीं पे भी हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया और उधर इधर उधर की बात नहीं कर रहे अपने, समझ में पॉइंट है। शेड्यूल नंबर 7, लिस्ट नंबर कौन सा है, 1, एंट्री नंबर कौन सा है, 82, उसमें हमें पढ़ना कौन सा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रख। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या क्या कवर करना है, जो पेपर नंबर 15 है उसके लिए कवर क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, प्रोविजंस। प्रोविजन में क्या क्या आता है वो मैं समझाता हूँ बाद में। फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर। एंड आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, केस लॉ। इस बार भी नहीं पूछे केस लॉ उन्होंने, ऐसे उन्होंने बोला है कि केस लॉ हम पूछेंगे, मॉडल में लिख के दिए। जुलाई 23 में पूछा नहीं, मुझे लगा कि नया सिलेबस है तो शायद भूल गए होंगे। दिसंबर 23 में भी उन्होंने पूछा नहीं, बट अपने कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रोविजन तो जो एक्ट में आप पढ़ोगे, एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो होगा, प्लस किस में होगा, फाइनेंस एक्ट में होगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोविजन के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्ट प्लस उसका क्या पढ़ना पड़ेगा, प्लस क्या पढ़ना है, नोटिफिकेशन। कोई मुझे बता सकता है सर्कुलर मतलब क्या होता है, सर्कुलर मतलब क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड। सर्कुलर कौन इश्यू करता है, चलो बताओ। वेरी गुड। मतलब सर्कुलर जो होगा दोस्तों वो डिपार्टमेंट इश्यू करता है। कौन इश्यू करता है, डिपार्टमेंट। और नोटिफिकेशन कौन इश्यू करेगा, नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट इश्यू करेगा, कि फिर वो गवर्नमेंट इश्यू करेगा, गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट कभी भी नोटिफिकेशन लेके नहीं आ सकता है, उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, ठीक है ना। नोटिफिकेशन कौन लेके आएगा दोस्तों, गवर्नमेंट। तो आपको प्रोविजन के साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, सर्कुलर भी पढ़ना पड़ेगा। अभी ना कुछ लोग दोस्तों सर्कुलर को अमेंडमेंट मान लेते हैं, बोले सर्कुलर आया है मतलब अमेंडमेंट हुआ है। सर्कुलर का मतलब क्या हुआ है कि जो लैंग्वेज या जो वर्डिंग्स या जो भी चीजें हैं जिसमें कुछ कंफ्यूजन था या एम्बिग्यूटी थी, उसको डिपार्टमेंट ने किसके थ्रू रिमूव किया है, सर्कुलर।
तो सर्कुलर मीन्स क्लैरिफिकेशन, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एंड थर्ड होता है कौन सा जो आपको पढ़ना है, वो क्या है? केस लॉ। केस लॉ में सिर्फ और सिर्फ आपको किसके केस लॉ पढ़ने हैं? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के केस लॉ में आपको कुछ करवा दूंगा, जो कौन से अमेंडमेंट मतलब कौन से जजमेंट्स होंगे, तो जो बेंचमार्क जजमेंट्स होंगे, ठीक है ना, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के आपको पढ़ने पड़ेंगे लास्ट 3 इयर्स के केस लॉस। लास्ट 3 इयर्स के मतलब 2023 के, 22 के और किसके, 21 के, ये 3 साल के केस लॉ आप पढ़ लोगे, जिसका कंपाइलेशन आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो वो 3 साल के केस लॉ पढ़ लोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। एक टाइम पे फिक्स क्वेश्चन आता था 16 मार्क्स का, सिर्फ केस स्टडी का, 4 मार्क्स का एक केस स्टडी। उसमें वो लोग आपसे क्या मांगते थे? एक तो पहले तो आप उसका जो डिस्प्यूट है उसका प्रोविजन बताओ, फिर रेफरेंस में केस लॉ का नाम लिखना पड़ता था, दैट सीआईटी वर्सेस फलाना फलाना या सीआईटी वर्सेस दिस एसएससी, ठीक है, उसका नाम भी लिखना पड़ता था। तो ज्यादा केस लॉ नहीं होंगे, 22-23 केस लॉ होंगे जो आपको क्या रख के जाने, याद रख के जाने। और मैंने क्या बोला, याद रखना है कि पहले समझना है फिर याद रखना है? पहले समझना है फिर याद रखना। डन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रोविजन पढ़ना है, सर्कुलर, एंड देन क्या पढ़ना है, केस लॉ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी अपने स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ टैक्स रेट्स। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है इसमें? ये जो डिस्कशन हुआ ना, उसमें से 1 मार्क का भी एग्जाम में नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा वो लोग आपको एंट्री पूछ सकते हैं, और वो भी मेरे हिसाब से एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन से एंट्री में इनकम टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ पूछेंगे। इसमें कोई डाउट है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स या कुछ तो पूछ लो, अदरवाइज अपने आगे बढ़ो। डन, क्लियर है सबको? एक काम करो, ये वाला आप लिख लो, ये वाला आर्टिकल 246, ये वाला पार्ट।
स्क्रॉल करो। कंप्लीट। हो गया सबका, आगे बढ़े। बातें क्यों कर रहे?
कंप्लीट, सबका हो गया? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ ध्यान देना, जो स्टार्ट हम कर रहे हैं टैक्स रेट्स। ओके, टैक्स रेट्स इनकम टैक्स में दो तरीके के होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रेट्स, ठीक है, ये मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, कोई लिखिएगा नहीं, यहाँ पे ध्यान देना सब, पे अटेंशन। ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा मान लो। एक होता है टैक्स रेट्स में इनकम टैक्स रेट हो गया, और दूसरा जो होगा कौन सा होगा, टीडीएस रेट्स। टीडीएस एंड टीसीएस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये दो टैक्स रेट्स होते हैं मेनली। जो लोग किसके थ्रू अमेंड करते हैं दोस्तों, तो वो अमेंड किसके थ्रू करते हैं, तो वो अमेंड करते हैं फाइनेंस एक्ट। अभी रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट आपका कौन सा है, 2023, ठीक है ना। आप जिस टर्म में एग्जाम देते हो उसके एक साल पहले वाला फाइनेंस एक्ट आता है, आप इतना याद रखिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल लाइफ में अलग फाइनेंस, पूरी जिंदगी एग्जाम थोड़ी देती, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो फाइनेंस एक्ट क्या होगा, अलग होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको मान लो नोटिस 2018-19 की आई है, तो आपको कौन से ईयर का फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 2018-19 होगा तो फाइनेंस एक्ट 2018 पढ़ना पड़ेगा ना। तुम 2023 लेके बैठ गए, बोले हमारे सर ने तो यही सिखाया। तो वो तुमको अपने हिसाब से अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्ट आपको कंसिडर करना है। सो इनकम टैक्स रेट्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो एप्लीकेबल होते हैं कब से, तो वो एप्लीकेबल होते हैं फ्रॉम असेसमेंट ईयर। मतलब इनकम टैक्स रेट कौन से ईयर में काम लगते हैं, प्रीवियस ईयर में काम लगते हैं कि असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। और टीडीएस के रेट जो होते हैं ना दोस्तों, वो एप्लीकेबल कब से होते हैं, एप्लीकेबल फ्रॉम विच ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर्स। वो मैं जस्टिफाई करता हूँ ऐसा क्यों। अभी ये लाइन तो तुमने सुनी होगी कि प्रीवियस ईयर में हमें इनकम को क्या करना होता है, और असेसमेंट ईयर में हमें टैक्स क्या करना होता है, पे करना। ठीक है, पहला ही लेक्चर है यार, अभी पूरा तुमको एक समंदर जैसा ग्रुप क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ग्रुप 3 बता दो तो ग्रुप 3 जो है दोस्तों, वो पूरे सीएमए जर्नी का सबसे क्या है, डिफिकल्ट एज वेल एज लंबा ग्रुप है, ठीक है। मतलब पूरा ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 आप समेट लो, तब जाके एक ग्रुप बनता है कॉल्ड ग्रुप 3, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान ज्यादा, तो इन टर्म्स ऑफ आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो और हिम्मत बनाए रखें। तो प्रीवियस ईयर में क्या करोगे आप, अर्न, और असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे करोगे। ये एक पुराना डायलॉग है जो आपने इंटर में सुना होगा, कि प्रीवियस ईयर में कमाने का और असेसमेंट ईयर में क्या पे करने का, टैक्स। इतना सब लोग समझते हो, ठीक। तो जो इनकम टैक्स रेट्स हैं वो प्रीवियस ईयर में काम लगेंगे। इनकम टैक्स रेट्स प्रीवियस ईयर में काम नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट क्या बोले, प्रीवियस ईयर में पहला तुम पैसे कमाओ, फिर बाद में असेसमेंट ईयर में क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। बट टीडीएस रेट्स कब से एप्लीकेबल होते थे दोस्तों, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर से, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो मैं ऐसा आपको बोलना चाहता हूँ, फाइनेंस एक्ट 2023 में जो टीडीएस के रेट्स उन्होंने चेंज किए होंगे, वो कब से एप्लीकेबल होंगे, कमिंग फाइनेंशियल ईयर से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे ना, मतलब जो अप्रैल होगा वहीं से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एज अ प्रोफेशनल मान लो पहले टीडीएस का रेट 5% था, गवर्नमेंट ने इस फाइनेंस एक्ट में चेंज करके 10% कर दिया है, तो आपको फर्स्ट अप्रैल से कितना टीडीएस कट करना है, 5% करना है कि 10% करना है, 10%। तो ये ध्यान रखना। अभी टीडीएस रेट्स जो होते हैं दोस्तों, उसको आप एक और नाम भी दे सकते हो, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं, कॉल्ड एडवांस टैक्स।
तो जो टीडीएस आपका डिडक्ट होता है या जो टीसीएस आपका कलेक्ट होता है वो अल्टीमेटली जाके तो किसके सामने जाके एडजस्ट हो जाता है? वो एडजस्ट किसके सामने जाके होता है? इनकम टैक्स के सामने। तो कोई आपसे ऐसा पूछे कि टीडीएस और टीसीएस क्या कोई सेपरेट लेवी है? इट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लेवी। वो पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लेवी है। टीडीएस और टीसीएस इंट्रीम लेवी है। कौन सा लेवी है? इंट्रीम। कोई मुझे समझा सकता है टीडीएस इंडिया में और टीडीएस इनकम टैक्स में लाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीडीएस? यस, लोग आइडिया फाइल बस इतना ही। गवर्नमेंट को जल्दी टैक्स कलेक्ट हो जाए। ओके, वेरी गुड। और क्या इन्वेस्टिगेटिव नहीं लगता थोड़ा? टीडीएस डिडक्ट होगा तो सामने वाले की इनकम दिख जाएगी कि गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इतना इसका क्या है, इनकम है। इट इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग साइड ऑल्सो। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स का कलेक्शन थोड़ा अर्ली ऑन आता है, क्योंकि असेसमेंट में टैक्स का कलेक्शन की जगह आपके पास टैक्स कब आएगा? प्रीवियस टीडीएस ये अभी जो दिसंबर 23 वाला अटेम्प्ट हुआ तो उसमें टीडीएस 10 से 12 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का? 10 से 12 मार्क्स। और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स है किसमें? टीडीएस में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन टर्म्स ऑफ जितने भी सेक्शंस उन्होंने इंप्लीमेंट किए। जब उन्होंने लाया तब तो बहुत छोटा था, 3-4 सेक्शन ही थे। आज 39 सेक्शंस हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ टीडीएस चैप्टर के अंदर। तो टीडीएस रेट्स भी पढ़ने हैं और आपको कौन से टैक्स रेट्स पढ़ने पड़ेंगे? इनकम टैक्स रेट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। दोनों टैक्स रेट्स जो आपको स्पाइरल मिलेगी उसके पहले ही 2 चैप्टर जो हैं वो पहला इनकम टैक्स रेट्स का है, दूसरा किसका है? टीडीएस रेट्स का है। टीडीएस रेट्स कुछ एक मैं करवाऊंगा, सारे एक साथ नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि सारे के लिए आपका पूरा इनकम टैक्स कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप कर पाओगे। तो अभी जाते हैं दोस्तों इनकम टैक्स रेट्स पे। अभी इनकम टैक्स रेट्स में भी दोस्तों 2 तरीके के टैक्स रेट होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक होता है पर्सन बेस्ड टैक्स रेट। कौन सा टैक्स रेट? थोड़ा नाम मैं बदल रहा हूँ, ठीक है, लेवल बदल गया तो नाम भी बदल देता हूँ। कौन सा टैक्स रेट होता है? पर्सन बेस्ड टैक्स रेट। और एक होता है दोस्तों इनकम बेस्ड टैक्स रेट्स, ठीक है, समझना। ये क्या होता है पर्सन बेस्ड टैक्स रेट्स और इनकम बेस्ड टैक्स रेट्स? पर्सन बेस्ड टैक्स रेट्स को आप इंटरमीडिएट लेवल पे नॉर्मल टैक्स रेट बुला देते हैं, ठीक है। और इनकम बेस्ड टैक्स रेट्स को आप क्या बुला देते हैं? तो उसको हम बोलते थे कौन से टैक्स रेट? स्पेशल टैक्स रेट्स, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? पर्सन बेस्ड टैक्स रेट का मतलब क्या होता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम जो टैक्स रेट बताया है वही लगेगा। मतलब उसमें इनकम को देखा जाएगा कि पर्सन को देखा जाएगा? पर्सन। बट इनकम बेस्ड टैक्स रेट का मतलब क्या होता है कि वहां पे पर्सन को नहीं देखा जाएगा, वहां पे इनकम को देखा जाएगा। जैसे कैपिटल गेन याद करो, कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है? नॉर्मली कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है अगर लॉन्ग टर्म नेचर का हुआ तो अभी वो कैपिटल गेन किसको हुआ वो हमने देखा कि इंडिविजुअल को हुआ, एचयूएफ को हुआ, कॉर्पोरेट को हुआ, पार्टनरशिप फर्म को हुआ, एसोसिएशन को हुआ, ट्रस्ट को हुआ। हमने वो देखा कि हमने सीधा इनकम को देखा और टैक्स रेट मल्टीप्लाई किया। इनकम को देखा और टैक्स रेट मल्टीप्लाई किया। बट मान लो किसी को बिजनेस इनकम हुआ, कौन सा इनकम हुआ? बिजनेस इनकम या प्रॉपर्टी इनकम हुआ, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तभी अगर वही बिजनेस इनकम इंडिविजुअल को होती है तो हम स्लैब लगाते हैं कि नहीं लगाते? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख इतना लगेगा, 5 लाख से 10 लाख उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, फिर 10 लाख से ऊपर होगा तो कितना? 30। बट अगर वही बिजनेस इनकम अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को होता है तो हम कितना टैक्स लगाते हैं? 30%। अगर वही बिजनेस इनकम अगर किसी कॉर्पोरेट को हुआ है तो 30%। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब कुछ टैक्स रेट्स किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? पर्सन। और कुछ टैक्स रेट्स जो है वो किसके ऊपर डिसाइड होता है? इनकम। तो आपको दोनों ही टैक्स रेट याद रखने, पर्सन बेस भी याद रखने और इनकम बेस भी याद रखने। इनकम बेस की लिस्ट लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है। इंटर में तो आपने किया होगा, वो तो है, उसके साथ साथ काफी सारी लिस्ट लंबी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो सारी लिस्ट तो जो आएगी तब हम देखेंगे, बट यहाँ से अभी जो हमें स्टार्ट करना है वो पहले हम करेंगे पर्सन बेस्ड टैक्स रेट्स, ठीक है। सो पर्सन बेस्ड टैक्स रेट्स में कौन कौन लोग हैं? जो मेन लोग हैं वो मैं बताया था। पहले जो हम करेंगे वो करेंगे किसका डिस्कशन? देखो हमारा स्टांस फाइनल में अलग होगा। मैं ज्यादा किस पे फोकस करूंगा? इंडिविजुअल पे नहीं करूंगा,
किस पे करूंगा, कॉर्पोरेट्स पे ज्यादा करेंगे। तो कोई भी सम करेंगे ना तो 100 में से 90 सम किसके होंगे, कॉर्पोरेट्स के ही होंगे। समझ में आ गया, क्योंकि एग्जाम में वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो अभी जो टैक्स रेट पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों कौन से टैक्स रेट्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स मतलब आप इतना तो समझते हो ना, कॉर्पोरेट मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कंपनी। तो अगर कंपनी हुआ तो उसके ऊपर टैक्स रेट कैसे लगते हैं, वो दो तरीके के टैक्स रेट्स हैं, डिपेंड करता है कि आपका कौन से नेचर का कंपनी है। अगर कौन सा कंपनी हुआ, कौन सा कंपनी हुआ, डोमेस्टिक, या तो फिर कौन सा कंपनी हुआ, फॉरेन। अगर डोमेस्टिक कंपनी हुआ तो बाय डिफॉल्ट, समझना क्या, बाय डिफॉल्ट 30% टैक्स रेट है, बाय डिफॉल्ट। डोमेस्टिक कंपनी पे बाय डिफॉल्ट कितना है, 30%। और अगर फॉरेन कंपनी हुआ तो फॉरेन कंपनी के ऊपर दो तरीके के टैक्स रेट है, एक केस में 40% है और एक केस में कितना है, 50%। मैं फॉरेन कंपनी में थोड़ी देर बाद आता हूँ, पहले जाते हैं अपने डोमेस्टिक कंपनी पे। तो डोमेस्टिक कंपनी पे बाय डिफॉल्ट कितना है, 30। हाँ, लेकिन अगर फॉरेन कंपनी का टर्नओवर, ध्यान से सुनना, अगर फॉरेन कंपनी का क्या टर्नओवर 400 करोड़ से कम हुआ इन द प्रीवियस ईयर 21-22, तो उस केस में टैक्स कितना लगेगा उनके ऊपर, 25%, एज पर सेक्शन, याद रखना तुम सारे सेक्शंस, एज पर सेक्शन 115 BA। मतलब कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उसका टर्नओवर कौन से फाइनेंशियल ईयर में बोल रहे हो लोग? तुम्हारे एग्जाम के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24। तो 23-24 का लास्ट फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं, 23-24 के पहले वाला 22-23 बोल रहे हैं कि 21-22 बोल रहे हैं, 21-22। तो जो लोग 22-23 वाला एग्जाम देके आए होंगे ना, 22-23 वाला जो एग्जाम देके आए होंगे, उनके लिए कौन सा था, 20-21 था। कौन सा था, 20-21। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एक साल क्या होगा, एड ऑन होता जाएगा इसमें। तो करंट ईयर का टर्नओवर लेना है कि 21-22 का लेना है, 21-22 में अगर आपका टर्नओवर कितने से कम हुआ, इनकम भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, टर्नओवर बोल रहा हूँ, 400 करोड़ से कम हुआ तो टैक्स रेट आपके ऊपर कितना लगेगा, 20। पर अगर मान लो 400 करोड़ से ज्यादा हुआ तो, 400 करोड़ से ज्यादा हुआ तो कितना लगेगा दोस्तों, 30। डन, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनेंस एक्ट 2019 ऑनवर्ड्स, फाइनेंस एक्ट 2019 ऑनवर्ड्स, गवर्नमेंट ने ना एक प्रोसेस क्या स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया ऑफ द ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम। मतलब ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो जो नॉर्मल टैक्स सिस्टम है वो तो है ही, उसके साथ ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम भी है। मतलब इनकम टैक्स में दो तरीके के टैक्स सिस्टम्स है, एक होता है नॉर्मल और एक हम बोलते हैं क्या, ऑल्टरनेटिव। पहले 2019 से पहले ऑल्टरनेटिव नहीं होता, 2019 में भी नहीं लाया उन्होंने, 2019 की जगह उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया 16 सितंबर 2019 को, और ये ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट किया। अब ये ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम होता क्या है, इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हो, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल टैक्स रेट्स। क्या बुलाएंगे आज से, डिफरेंशियल टैक्स रेट्स। मतलब कुछ अलग तरीके के टैक्स रेट्स आपके लिए होंगे, मतलब ये तो है ही, हाँ, ये निकल नहीं गए, तुम समझो, ये तो है, जो नॉर्मल है वो तो है ही, बट उन्होंने ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम के थ्रू डिफरेंशियल टैक्स रेट्स लाने स्टार्ट किए। जैसे कि क्या, जैसे कि एक सेक्शन है, सेक्शन 115 BAA, ऊपर क्या था, ये क्या था, BA, इधर क्या लिखा है मैंने, BAA। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो डोमेस्टिक कंपनी होगा ना, वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए हम टैक्स रेट जो है, वो टैक्स रेट हम लगा देते हैं 22%। कितना लगा देते हैं, 22, 22%। कितना लगेगा, 22% क्या लगेगा दोस्तों, टैक्स रेट लगेगा, किसके ऊपर, डोमेस्टिक कंपनी। उसके बाद उन्होंने एक और सेक्शन लाया, ठीक है, कॉल्ड सेक्शन 115 BAB। उन्होंने उसमें ऐसा बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, न्यू, उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, 15%।
तो जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी उसके ऊपर कितना बोला उन्होंने 22, और जो नया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा उसके ऊपर कितना बोला 15%। तो कोई अभी नया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो कितना परसेंट टैक्स पे करना है आपको 15। बट अभी क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में जाते हो ना, तो आपको कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं ना, वो बेनिफिट्स क्या किए जाते हैं, वो बेनिफिट्स आपको क्या किए जाएंगे, डिनाई किए जाएंगे। मतलब जैसे तुम मान लो कि नॉर्मल स्कीम में रहते हो, तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे सुना होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेसिफाइड डिडक्शन, 100% मिलता था ना वो स्पेसिफाइड बिजनेस। तो वो सब कुछ तुमको ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में नहीं मिलेगा। इसका मतलब 22%, 30% से 22% की है, तो कितने का टैक्स सेविंग हो रहा है आपका 8%। बट सामने जो तुमको बेनिफिट्स मिल रहे थे वो उन्होंने क्या बोल दिए, ना बोल दिए, बोले ये बेनिफिट्स तुमको मिलेंगे नहीं। मतलब 30% विथ बेनिफिट है और 22% क्या है विदाउट बेनिफिट। तो तुम देख लो कि तुमको किस में ज्यादा सेट होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें तो उसको ज्यादा सेट होगा ना जो बेनिफिट लेता ही नहीं था, तो वो तो वैसे भी 30 दे रहा था, तो वो क्या बोलेगा मैं 22 ही ना दूं अभी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑल्टरनेटिव आने से पहले वाला निकल गया है, कि वो अभी भी है, वो अभी भी है। समझ में आ गया? ठीक है, सही ध्यान रखें। तो ये तो हमने बात किसका किया, किसका बात किया मैंने, डोमेस्टिक कंपनी। बट अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी का, तो फॉरेन कंपनी पे कितना टैक्स रेट है, तो उन्होंने ऐसा बोला 50% कौन सी कैटेगरी में, वो मैं बता देता हूँ, बाकी सब पे 40 है। अगर कोई फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी या एफटीएस, ये फुल फॉर्म बोल देता हूं। एफटीएस का मतलब होता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। किसका सर्विसेज है, टेक्निकल सर्विसेज का फीस मिला है। टेक्निकल सर्विसेज मतलब जिसमें टेक्निकल स्किल चाहिए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एनीथिंग। तो ये सर्विसेज आपने किसको दिया, रॉयल्टी एंड एफटीएस, फ्रॉम कहां से मिला है आपको, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो से फॉर द एग्जांपल कोई जर्मन कंपनी है, उसने ओएनजीसी को या फिर मान लो इसरो को कुछ सर्विसेज दिए रिलेटेड टू द टेक्निकल सपोर्ट, उसका उन्होंने कुछ 40 करोड़ रुपए फीस लिया है। कितना फीस लिया है, 40 करोड़। तो 40 करोड़ रुपीस अपने इनकम रखते हैं, तो 40 करोड़ रुपए उसको कितना टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा, 40% पे करना है कि 50%, 50%, क्योंकि आप सर्विसेज किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अगर आपने किसी और को सर्विस दी होती तो अदर केस में कितना लगेगा, अदर में कितना लगेगा दोस्तों, तो अदर में कितना लगेगा 40। नहीं समझ आया। अगर कोई फॉरेन कंपनी किसको सर्विसेज देती है और कौन से नेचर की सर्विसेज देती है, रॉयल्टी। मतलब उन्होंने कोई सपोर्ट दिया, उसके बदले में वो फीस नहीं ले रहे, पर क्या ले रहे, रॉयल्टी। या तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हुआ, तो कितना परसेंट टैक्स उसको पे करना पड़ेगा इंडिया में, 50, प्लस सरचार्ज और सेस तो अलग है। और अगर कोई अदर इनकम हुई होगी, तो मान लो वही टेक्निकल सपोर्ट उसने किसी प्राइवेट कंपनी को दिया था, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिया था, तो 50 देने का कि 40 देने का, 40। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना टैक्स रेट। डोमेस्टिक कंपनी पे कितना टैक्स है, बाय डिफॉल्ट कितना है, इधर 30 और 25, डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर। पर ऑल्टरनेटिव में जाना है तो ऑल्टरनेटिव में जाना है तो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी के लिए कितना 22, और नया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा तो कितना लगेगा 15। याद रहेगा ना। इसमें सरचार्ज भी लगते हैं दोस्तों। ये मैंने सिर्फ क्या बताया तुमको, टैक्स रेट। सरचार्ज के रेट्स पे आज मैं नहीं जा सकता, वो कल के लेक्चर में जाएंगे। ये तुमको समझना है बेसिक टैक्स रेट्स। तो ये सेक्शन याद रखना। पहला कौन सा था, 115BA, कितना टैक्स रेट था, चलो बताओ उसमें। 115BA में कितना था, 25%। वो ऑल्टरनेटिव स्कीम था कि नॉर्मल स्कीम ही था, नॉर्मल स्कीम। 115BAA वो कौन सा था दोस्तों, वो ऑल्टरनेटिव। एंड 115 कौन सा, BAB, वो भी कौन सा था, नॉर्मल था क्या ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव। The moment you shift in the alternative, what they will deny,
वो क्या डिनाई करेंगे दोस्तों, बेनिफिट्स को क्या कर देंगे डिनाई। बोले तुमको बेनिफिट चाहिए तो टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, ज्यादा कितना लगेगा 30, पर अगर बेनिफिट्स नहीं चाहिए तो हम टैक्स रेट को गिरा देते हैं और कितना कर देते हैं 22, इधर 22 और 15 डिपेंडिंग के कंपनी का नेचर किस तरह का है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये कौन सा टैक्स रेट था, इनकम टैक्स रेट्स, उसमें भी कौन सी कैटेगरी का टैक्स रेट था, पर्सन बेस्ड था कि इनकम बेस्ड था, पर्सन बेस्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसका किसका बात करें, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में मैं दोनों टैक्स रेट बता देता हूँ। एक तो बता देता हूँ किसके, नॉर्मल, और एक आपको बता देता हूँ कौन से वाले, ऑल्टरनेटिव। सुनना, नॉर्मल टैक्स रेट आई होप आप सब लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। अप टू 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक कितना परसेंट टैक्स है, 0। 2.5 लाख से कितना, 5 लाख, 5% है। 5 लाख से कितना, 10 लाख, 20, एंड अबाउ 10 लाख अगर आप क्रॉस करते हो तो कितना, 30। सीनियर सिटीजन होता है तो 3 लाख तक नहीं लगता, सुपर सीनियर सिटीजन होता है तो 5 लाख तक नहीं। ये सब कुछ मटेरियल में है, जब आएगा तब हम उसमें से करेंगे। तो ये तो तुमको पता ही था, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ऑल्टरनेटिव भी तुमको याद होगा, याद होगा ना, इंटर में करके ही आए होंगे, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ऑल्टरनेटिव स्कीम में अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2023। तो ऑल्टरनेटिव में क्या है, ऑल्टरनेटिव का सेक्शन में बता देता हूँ पहले तो, सेक्शन नंबर कौन सा है, तो वो है 115 BSc। देखो कैसे याद रखना है, देखो BAA था, फिर BAB था, फिर BACA, वैसे आगे आएगा BAD। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल, ये BAC है, ये किसका है, इंडिविजुअल। फ्लो समझो तुम, BAA था अभी, फिर क्या आएगा BAB, फिर क्या आएगा BAC, तो BAC किसका है, इंडिविजुअल। उसके अंदर उन्होंने ऐसा बोला, अप टू 3 लाख तक 0%। इधर क्या था पहले, इधर 2.5, उसको बढ़ा के कितना कर दिया 3। फिर 3 लाख से लेकर कितना, तो 3 लाख से लेकर 6 लाख कितना, 5। देन 6 लाख से लेकर कितना, 9 लाख कितना, 10। 9 लाख से 12 लाख कितना लगेगा, 15। उसके बाद 12 लाख से 12 लाख से कितना, मतलब आपको पुराना वाला टैक्स रेट याद है, पुराना वाले टैक्स रेट में क्या था, 2.5 ऑन एवरी 2.5 लाख पे वो लोग क्या कर रहे थे, 5% इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने गैप कितना कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने गैप कितने का कर दिया, 3 लाख का कर दिया। और अबव 15 लाख के ऊपर होगा तो जो टैक्स रेट था उसको कितना कर दिया, 25। ये फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट है, जो मेरे हिसाब से 5-6 मार्क्स में इंडिविजुअल का सम पूछ के तुमको ऑल्टरनेटिव स्कीम वाला पूछ सकते हैं। अगेन इफ यू शिफ्टेड टू द ऑल्टरनेटिव स्कीम, व्हाट दे विल डिनाई, अगर आप ऑल्टरनेटिव स्कीम में शिफ्ट होते हो तो वो लोग क्या डिनाई करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बंद, ATC से ATU के डिडक्शन नहीं देंगे, फिर क्या नहीं मिलेगा, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस वगैरह होता है उसका कोई डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। मतलब तुमको अगर ऑल्टरनेटिव स्कीम में जाना है तो वो लोग क्या कर देंगे, तो जो तुम्हारा दाना पानी था ना वो डिडक्शन वाला, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, बंद। आगे समझ, तो सर हम क्या करें, तो वो तो तुमको एग्जाम में दिया होगा कि ऑल्टरनेटिव स्कीम में जाना है या नॉर्मल स्कीम। मेरे हिसाब से वो लोग कैसा क्वेश्चन पूछेंगे पता है आपको बना के, वो लोग ऐसा क्वेश्चन बना के पूछेंगे कि वो ऑल्टरनेटिव स्कीम में भी जाना चाहता है और नॉर्मल स्कीम में भी जाना चाहता है, आप उसको गाइड करो कि उसके लिए कौन सी स्कीम ज्यादा क्या है, बेनिफिशियल। तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हो ना कि जिसमें टैक्स रेट्स क्या होंगे, कम होंगे, वही हम सजेस्ट करेंगे कि इसमें आप जाएंगे। क्लियर हो गया। जुलाई 23 में स्टूडेंट्स की बहुत सारी कंप्लेन तो नहीं बोल सकते, बट रिक्वेस्ट थी कि 115 BAC सर इंडिविजुअल वाला बहुत उन्होंने पूछा था, लगभग कुछ 12-13 मार्क्स के क्वेश्चंस किसके पूछे थे, 115 BAC। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कुछ पूछेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये लिख लो
यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये 20% है, एंड अबव 15 लाख होगा तो यहाँ पे 30 है, सॉरी। आप क्या करिएगा, ये लिखा है आपने, जैसे ये मैंने लिखा है इनकम टैक्स रेट्स है, और कौन से रेट्स है, टीडीएस रेट्स। टीडीएस रेट्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखना है वो सिर्फ किसके लिखना है, इनकम टैक्स। तो पूरे दो आमने सामने वाले पेज लेना, एक तरफ कौन से टैक्स रेट्स लिखना, पर्सन बेस्ड टैक्स रेट्स, और राइट साइड वाला जो पेज होगा ना, उसमें कौन सा लिखना, मैं बताता हूँ। चलो मैं डेमो देता हूँ तुम लोगों को। मैं डेमो दे रहा हूँ आपको, ये वाला जो पेज है ना, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है टैक्स रेट, ये वाला पेज है, उसमें पर्सन बेस्ड टैक्स रेट, और राइट साइड आपको क्या लिखना है, इनकम बेस्ड टैक्स रेट। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है। एक दूसरा, जो नोट्स आपको लिखवाता हूँ ना, वो एग्जाम के एक दिन पहले काम आने वाली है, तो नोट्स को अच्छे से बना। तुमने इधर ये लिखा, फिर शाम वाला लेक्चर एफएम का रहा, फिर डीटी के पीछे एफएम जा रहा है, फिर नेक्स्ट डे मान लो लॉ था, फिर बाद में एकदम लॉ आ गया, तो तुमने पूरा मिक्स कर दिया है ऐसे। समझ में आ गया ना? तो वो मत करना। सारे सब्जेक्ट्स की बुक क्या करना, अलग अलग। ठीक है ना? कुछ लोग अल्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो पीछे से चालू करते हैं, और फिर उनका ऐसे पीछे से सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है ना, यूं यूं स्टार्ट होता है, तो वो मत करना। ठीक है ना? अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। स्क्रॉल करो।
हो गया? हो गया कंप्लीट? 25%. नहीं नहीं, 30 आएगा, 30। फिर 25 में वो पहले था 25, 25 देन 30 था, फिर 25 करोगे तो वो बाद में सब ऑल्टरनेटिव में चले जाएंगे। स्क्रॉल करो। हो गया दोस्तों? 2 बार तो नहीं लिख रहे तुम लोग, एक ही बार लिख रहे हैं। सेक्शन याद रखोगे ना? कौन से बोलो? बी ए हुआ, बी डबल ए हुआ, बी ए बी हुआ और बी एस सी हुआ। आज का टास्क आपका ये है, ठीक है? हो गया तो मैं सरचार्ज के रेट बता दूं। डन। चलिए नाउ सरचार्ज रेट्स। भैया सरचार्ज को क्या कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं लेमन टर्म्स में एडिशनल टैक्स, ठीक है? मतलब वो जो था वो बेसिक था, ये कौन सा है? एडिशनल। तो दोनों के बता देता हूं मैं, ठीक है? अगर हम बात करें किसका, कॉरपोरेट का, ठीक है, फिर आगे और इंडिविजुअल की बात करें, फिर फर्म वगैरह आएगा, ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो अगर हम कॉरपोरेट की बात करें तो उसमें 2 तरीके का है। अगर डोमेस्टिक कंपनी हुआ, ठीक है, और अगर कौन सा कंपनी हुआ, फॉरेन। तो डोमेस्टिक कंपनी पे दोस्तों टैक्स सरचार्ज का रेट, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है
तो 7% सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी इनकम कितने से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा, तो कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा, 12%। इनकम से मेरा मतलब है कौन सी इनकम मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी कौन सी इनकम, नेट इनकम। तो अगर नेट इनकम कितने से ज्यादा हुई दोस्तों, 1 करोड़ से ज्यादा, तो कितना सरचार्ज देने का, 7% किसका, टैक्स का कि इनकम का, टैक्स का। इनकम में तो बढ़ जाएगा ना, तुम 30 + 7 करोगे तो 37 पहुंच जाए, और 30 + 12 करोगे तो कितना होगा, 42। तो क्या बोलेगा, एक काम करो, तुम आओ और तुम खुद बिजनेस को संभालो। तुम 42 लेते थे ना, एक काम करना, तुम बिजनेस को ऑपरेट करो, तुम 70 रखना, मुझे 30 देना। चलो 70 भी नहीं अच्छा लगा, 85 रखो बस, 15% तो दे देना, गुडविल का 15% इतना तो बनता है। तो कृपया मेहरबानी करें, ये किसका है, ऑन टैक्स। समझ में आ गया, ठीक। पर अगर फॉरेन कंपनी हुआ, तो फॉरेन कंपनी में अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुई तो कितना सरचार्ज लगेगा, 2%। और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हुई तो कितना। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होगा, सर ये भेदभाव क्यों, डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज का रेट क्या है ज्यादा, और फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट क्या है, सरचार्ज का रेट कम है। तो इतना भी वो मत करिए, आप बेसिक टैक्स रेट उसका जाके देखो, बेसिक फॉरेन में कितना है, 50, और कुछ जगहों पे 40, सॉरी कुछ जगहों पे 50 है, बाकी सब जगहों पे 40 है। तो अगर मान लो वो 50% पे करता है और 12% सरचार्ज लगा दूं गलती से, तो 50 + 12 मतलब 6% और हो जाएगा ना, तो 56% उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो यार आधा तो उसको दो, थोड़ा ज्यादा, आधे से तो ज्यादा मिलना चाहिए, तुम आधे से ज्यादा खुद लेके जा रहे हो, इसलिए उन्होंने सरचार्ज का रेट कम रखा हुआ इन केस ऑफ विच कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो ये ध्यान रखना, डोमेस्टिक होगा तो 7 या 12। फिर मैं डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन तो तब बताऊंगा जब हम असेसमेंट करेंगे तब। और एक है फॉरेन, उसमें टैक्स रेट कितना है, अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 2, और 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो मान लो कोई इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, उसकी नेट इनकम 50 लाख ही है, तो बताओ सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। कंडीशनल टैक्स है, कंडीशन क्या है कि मिनिमम 1 करोड़ इनकम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द सरचार्ज इन द नेट इनकम, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कंपनी कौन सी स्कीम में चली जाती है, कौन सी स्कीम में चली जाती है, ऑल्टरनेटिव स्कीम। तो बताओ कॉर्पोरेट के लिए कितनी ऑल्टरनेटिव स्कीम है, एक तो कौन सा था, सेक्शन 115 BAA, और एक था कौन सा, 115 BAB। तो आप मुझे बता सकते हो BAA में कितना टैक्स था, 22। तो उसमें 22% तो टैक्स था, प्लस 10% क्या लग जाएगा दोस्तों, सरचार्ज। ये फिक्स है, फिक्स से मेरा मतलब क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपको 10% सरचार्ज क्या करना है, फिक्स पे करना है। तो दोस्तों सरचार्ज 22%, सॉरी टैक्स 22% है, तो सरचार्ज में 10% ऑफ टैक्स करूंगा, तो सरचार्ज कितना हो जाएगा, 2.2%। अगेन आई एम रिपीटिंग, सरचार्ज ऑलवेज ऑन टैक्स और नॉट ऑन इनकम। तो 22 + 10 मत करना, तुम 22 का 10% लगेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 पॉइंट कितना, 2। प्लस तुमको पता है कि 4% से ऐसा लगता ही लगता है, तो कैलसी लेके आए होंगे ना, प्लस फर्स्ट लेक्चर में कौन लेके आया, 24.2 उसका 4% कितना होता है, 0.968 टोटल करो, 25 अपने 25.17 ये इफेक्टिव टैक्स रेट है। तो एमसीक्यू में पूछ ले, इफेक्टिव टैक्स रेट अंडर द ऑल्टरनेटिव स्कीम कितना होगा, इफेक्टिव बोला, बेसिक नहीं बोला, इफेक्टिव। तो कितना याद रखने का, 25.7, which comes to 22 plus 10% surcharge plus 4% सेस thereon। सेस किस पे लगता है, टैक्स प्लस सरचार्ज पे। किस पे लगेगा, टैक्स प्लस सरचार्ज, सिर्फ टैक्स पे नहीं लगेगा, टैक्स प्लस सरचार्ज। टैक्स इंक्लूड बेसिक टैक्स प्लस एडिशनल टैक्स, ओके। क्वेश्चंस हम कल करेंगे इसके। अगर BAB में होगा तो 15% क्या लगेगा,
15% टैक्स, 10% क्या लगेगा? सरचार्ज। अगेन ये भी क्या है दोस्तों? फिक्स। तो 15 प्लस कितना 1.5, ये क्या लगेगा आपका? सरचार्ज। तो कितना हो जाएगा? 16.5 प्लस 4% क्या करेंगे हम? सेस। बताओ कितना है? 66 तो इफेक्टिव 17.17, 17.16, ये तुम्हारा इफेक्टिव टैक्स रेट होगा। आ गया? क्लियर हो गया? ये तो मैंने सिर्फ किसके बताए? कॉर्पोरेट्स के। इंडिविजुअल के हम कल देखेंगे। Done? ये लिख लो फटाफट। स्क्रॉल करो। अपने सरचार्ज उधर कुछ नहीं लिखा है इसमें। वो अपने कल करेंगे, वो अभी करेंगे तो बहुत टाइम चलेगा। स्क्रॉल। मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बोल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोग कोई लेक्चर्स मिस मत करना, ठीक है ना? जो हो चुका पास्ट में, जो हुआ सो हुआ, लेकिन कोई लेक्चर मिस मत करना, मेहरबानी करिएगा, ठीक है? अगर लेक्चर मिस किए ना तो फिर वो केसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे, वो एब्सेंटिज्म के, और बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, जो भी तुम जिस लैंग्वेज में समझो, पर लेक्चर्स मिस मत करिए, ठीक है? सारे लेक्चर्स, जो लोग यहाँ पे हैं अहमदाबाद में, वो लोग यहाँ पे आके लेक्चर्स अटेंड करें, ठीक है ना? ऑनलाइन वाला बाद में क्या होता है कि उसमें थोड़ा सिस्टम हो जाता है, ठीक है? तो इससे बेटर है कि आप लोग यहाँ पे आके क्या करो, लेक्चर्स अटेंड करो, ठीक है ना?
एक्चुअली कुछ सुन के गए होंगे तो एग्जाम में इम्प्लीमेंट भी कर पाओ, ठीक है। ये फाइल मैं शेयर कर देता हूँ, फिर भी अगर आपको अपने एंड से कुछ लिखना हो तो सारे। चलो यहाँ तक रखते हैं दोस्तों, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, मिलते हैं कल। कल शेड्यूल सेम रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग वाले जो लेक्चर्स आज वाले वही रहेंगे, ठीक है। एक डाउट था सर। हाँ बोलो। हाँ हाँ ये वाला जो स्कीम है ऑल्टरनेटिव ये नेक्स्ट टाइम भी होगा नहीं, वो सिर्फ आपको कंडीशन चेक करनी। नहीं मतलब ये 400 सिलेक्ट कंडीशन ये जो कंडीशन है ना, ये वाला प्रीवियस ईयर, ये एक्चुअली स्कीम का नहीं है। अगर आप इस स्कीम में जाना चाहते हो, मतलब आपको टैक्स रेट 30 से 20, हाँ तो 30% से 25 लेना है, तो इस ईयर में आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम होना चाहिए। तो आपने बोला ये प्रीवियस से 21 मतलब आपने लास्ट ईयर का एग्जांपल ले रहा है इससे भी आपने 21-22 में ही कम होना चाहिए। इसका मतलब मान लो 21-22 में आपका टर्नओवर 500 करोड़ है, तो आपका बाय डिफॉल्ट 23 में अप्लाई करेगा नहीं करेगा तो आपका एग्जाम है वो नहीं, वो तो 22-23 वाला तो टर्नओवर हम तब देखेंगे जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, तब देखेंगे। 22-23 वाला टर्नओवर नहीं देखेंगे, आपको टर्नओवर 21-22 का ही देखना। 24 में एग्जाम होगा तो 22-23 का टर्नओवर देखना पड़ेगा। नहीं आप अच्छा समझिए। अगर आपको 2 इयर्स का देंगे तब हाँ एक्चुअली क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा है 23-24 और अगर उन्होंने ऐसा लिख के दिया कि 21-22 में का टर्नओवर क्या है 400 से कम, तब then you so apply instead of the taking 30%, you have to take 25 taking 30 for the previous year. वो So what my question is 21-22 में we take 25. yes, When it is 22-23 how much we take 30 or 25? it depends on the turnover of the Yeah, I understand. It's 22-23. So I have 400 like this is my turnover. 500 This is for the 20 This is 22-23 and my turnover is 500. How much do I take? for which year? Current year 23. 23. No, you have to check only 21-22 का। 22-23 का टर्नओवर आपको देखना ही नहीं है ना। My question is अगर ये year होगा तो how much will it ये जो है ना, ये वाला 22-23 वाला है ना, ये आप कंसीडर करोगे फॉर 24-24। They have taken 1 year back No, turnover. it will be for 23-24. Yes, for 23-24, you have to take the turnover of 22-22. But about 22-23 तो 22-23 के लिए आपको लेना पड़ेगा 24-25 का turnover। तो ये तो आपने आगे कर दिया। हाँ तो वो तो आप मेरे को आप स्किप क्यों कर रहे हैं आप समझे नहीं मेरी बात। तो ये देखिए when it is सर ये तो बेसिक है ना मतलब वेरी बेसिक when it is नहीं, नहीं, 22